अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, ठीक ठाक हैं जी। लेसन नोट्स वीक 13 और लेक्चर 25 एंड 26 हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो क्लिप फर्स्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे जो लेक्चर्स के हैं स्टूडेंट, वो आपको गिवन हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं। और उनको रीड करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा न्यू चैप्टर है। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी जो है हमने लास्ट हमारा जो वीक एंड हुआ वीक 12, उसमें जो है हमने मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी को कंप्लीट किया था। तो आपकी जो बुक है उसमें जो है, जो आप फाइनेंशियल मैनेजरियल अकाउंटिंग है, उसमें चैप्टर नंबर 7 को जो है आप रीड आउट करेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एसेट जी। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उस चीज़ को हम ज़रा रिव्यू करें। फर्स्ट इज द डिफाइन फाइनेंशियल एसेट्स एंड एक्सप्लेन देयर वैल्यूएशन इन द बैलेंस शीट। पहली बात, न्यू कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्या, उनको डिफाइन किया गया है, उसको डिफाइन करना है। और देन एक्सप्लेन देयर वैल्यूएशन इन द बैलेंस शीट, हाउ वी कैन रिपोर्ट इन अ बैलेंस शीट। ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनको हम बैलेंस शीट में किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द वैल्यूएशन, ठीक हो गया जी। एंड द सेकंड इज द describe the objects of cash management and internal control over cash. कैश मैनेजमेंट, कैश इज द मोर इम्पोर्टेंट अकाउंट इन अ बिजनेस। और समझ लें कि जो बिजनेस स्टार्टअप होता है वो होता ही कैश है। तो कैश मैनेजमेंट जो है ये एक फाइनेंशियल एसेट भी है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्यों है वो आगे मैं आगे डिफाइन करूंगा आपको, ठीक है। तो कैश को डिस्क्राइब करना और उसकी जो कैश मैनेजमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जो है लर्न करना। और इंटरनल कंट्रोल, हाउ कंपनी ओवरऑल कैन कंट्रोल ऑन द कैश, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये हमारा दूसरा जो है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है। थर्ड इज द प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस। आप लोगों ने बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट का नाम सुना होगा। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन है। नॉर्मल हम बैंक रिकॉन्सिलेशन क्यों बनाते हैं, कौन बनाता है, ठीक है, क्या इसकी रीज़न होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सेशन में, इस वीक में। हमारे इस वीक का जो कोर्स है वो यही है कि फाइनेंशियल एसेट्स को समझ लें और जो है कैसे इनको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना है, जिसमें जो है फर्स्ट जो फाइनेंशियल एसेट है कैश, उसकी मैनेजमेंट और उसके बिहाफ पे जो हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन बनानी पड़ जाती है, इन चीज़ों की लर्निंग, ठीक हो गया जी। अगेन चैप्टर नंबर 7 जो पहले मैंने बात की थी, फाइनेंशियल एसेट, बुक से आप जो है इसको रीड करें ताकि आपको जो है बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। और ये जो लेसन प्लान है इनको रीड करें। और उसके बाद जो है आपकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाजमी लिसन किया करें, देखा करें, ठीक है। और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग होती, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें आप लाजमी क्वेश्चन करें, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन लेके आए पहले ही ताकि उसको आंसर किया जा सके, ठीक है। चलें जी, फाइनेंशियल एसेट्स अब होते क्या हैं स्टूडेंट, उनकी तरफ हम आ जाते हैं। देखें जी, फाइनेंशियल एसेट्स की जो डिस्कशन है उसको हम जरा व्यू करने जा रहे हैं जी। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, पहली बात कर लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं जी। एसेट्स को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करते हैं, एसेट्स हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और इसमें हमने कहा था दो किस्म के एसेट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से जी। करंट एसेट, ऐसा ही है, करंट एसेट होते थे। अच्छा, जो करंट एसेट है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनमें शामिल है जी कैश, सभी को पता होगा, बार बार आप तो लिखते आए हैं इसको, ठीक है। कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऐसे एसेट हैं जिनको हम कह रहे हैं करंट एसेट। और इनको करंट एसेट हम क्यों कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक जो है बिजनेस ऑपरेशन से है। जैसे बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो ये जो हमारे करंट एसेट हैं इनमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। लाइक मर्चेंडाइजिंग, जो कैश साइकिल आप लोगों ने लास्ट भी पढ़ा था, लास्ट हमारे जो वीक में जिस चैप्टर जो हमने क्लोज किया तो उसमें क्या था, कैश आता था, कैश से आप इन्वेंट्री परचेज करते थे, आप सेल करते थे, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता था, और उसके बाद दोबारा कैश, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट एसेट। और इसी तरह से आपको पता है कि हमारे क्या होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं। हाँ जी, फिक्स एसेट में क्या चीजें शामिल हैं, फिक्स एसेट में हमारी जो है जस्ट लाइक जो है लैंड है, हमारे पास जो है बिल्डिंग है, ठीक है। और जो है हमारी बिल्डिंग के अलावा स्टूडेंट और क्या है, इक्विपमेंट वगैरह जिसको आप कह रहे थे, ठीक है।
हमारा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। बहरहाल ये फिक्स एसेट, ये ऐसे एसेट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यूज कर रही होती हैं, इसलिए उनको फिक्स एसेट कहते हैं। चलें, अब ये जितने भी एसेट हैं, बहरहाल करंट एसेट हैं या फिक्स एसेट हैं, इन्हीं में से आपने चूज करने हैं क्या, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। वो कैसे चूज करने हैं, पहले उसकी डेफिनेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि इन लिस्ट ऑफ एसेट्स में से बेशक वो करंट एसेट है या फिक्स एसेट है, इनमें से कौन कौन सी एसेट हैं जिनको आप अपना फाइनेंशियल एसेट कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, फाइनेंशियल एसेट अब है क्या, इस पैराग्राफ में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स आर अ कॉमन कंपनी मोस्ट लिक्विड और अ कैश लाइक रिसोर्स। जी, बात पहली जो समझ आने वाली है कि फाइनेंशियल एसेट कंपनी के मोर लिक्विड एसेट होंगे और लुक लाइक अ कैश होंगे, जस्ट लाइक कैश होता है वैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, the ability of a company to serve its debts, purchase inventory, pay taxes, and cover payroll obligation on the availability of these highly liquid assets. और वो बात कहने का मकसद ये है कि behalf of these liquid asset company easily can pay the debt. अगर उसने लोन लिया हुआ, डेट फाइनेंसिंग की हुई है, तो कंपनी को इंटरेस्ट और डेट देना पड़ सकता है, ठीक है। परचेज इन्वेंट्री, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस करने के लिए इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी, तो मोर लिक्विड एसेट या कैश आपके पास होगा तो ये काम करेंगे। टैक्स देना है या फिर आपने जो है पेरोल, आई मीन के जो भी आपके करंट ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, आपकी जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनको पे करने के लिए हमें जो है कैश या ऐसे एसेट जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से कैश बन जाए, वो हमें जाहिर सी बात है इन फॉर्म ऑफ कैश इनको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी जस्ट एग्जामिन हाउ कंपनी डिटरमिन एंड रिपोर्ट द करंट वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड हाउ effective company quickly convert certain financial asset into the cash. That is our main purpose in this section, in this chapter, how we can calculate and determine the financial assets and easily convert these financial asset into the cash, ठीक है। तो चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। हाउ मच कैश शुड बिजनेस हैव, थोड़ा सा इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन मोस्ट बिजनेस पीपल से दैट अ लिटिल एज अ नेसेसरी बट अ वेल मैनेज्ड कंपनी, यू नो, डेली बेसिस पे उनका क्या है, कैश रिसेप्ट हो रहा होता है, डिपॉजिट करा रहे होते हैं बैंक में, विड्रॉ करवा रहे होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कलेक्शन भी चल रही होती है, पेमेंट्स भी चल रही होती हैं, ठीक है, जो भी आपके पास वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे कैश आ भी रहा है, इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी हो रहा है, ठीक है। तो मीनवाइल हमें अपने बैंक अकाउंट्स भी यूज करने पड़ते हैं, बाय हैंड अगर कैश देना है वो भी हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कैश आप देखें, नॉर्मल अगर कैश की हम एक इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमारे सोर्स ऑफ जो कलेक्शन, वहां से कैश आया, हमने जो करंट ऑब्लिगेशन दी वो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कैश इजाफी पड़ा हुआ है, आई मीन कि आपने इन्वेंट्री है नहीं परचेज करनी, इन्वेंट्री आपके पास ऑलरेडी बल्क में पड़ी है, कोई डेट फाइनेंसिंग है उसके लिए भी कैश फिलहाल जरूरत नहीं है, जो करंट ऑब्लिगेशंस है ऑल आर पेड, ठीक है, वी हैव कैश। तो उस केस में फिर जब एक इजाफी कैश, सरप्लस कैश बच जाता है, तो उसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, तो सम टाइम कुछ कंपनीज डिसाइड करती हैं टू इन्वेस्ट दीज कैश इनटू हाईली लिक्विड एसेट। अच्छा, अब हाईली लिक्विड एसेट कौन सा होता है जिसमें जो है हम इन्वेस्ट कर दें। हाईली लिक्विड एसेट से मुराद ये है कि जब चाहें हम उस एसेट को कन्वर्ट कर दें इजीली, किसमें, कैश में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास नाम यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कि कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसमें हम क्या कर लें, फौरन ही जब चाहें उसमें से कैश अपना विड्रॉ करवा सकें, उसको सेल कर सकें मार्केट में, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे आपको शायद समझ आ गया हो, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से क्या मुराद है, कि आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड परचेज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनके हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों, हम उनके जो है शेयर्स, ठीक है, या फिर और जो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स, उनको हम परचेज कर लेते हैं। इसी का नाम है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारी क्या है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में आपको पता होना चाहिए ये क्या चीजें होती हैं,
कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड, क्योंकि इनको परचेज करके अब आपके पास अगर सरप्लस मनी है तो उससे क्या होगा, देखें अगर आपने बॉन्ड परचेज किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसी और कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। इट इज अ बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दीज इन्वेस्टमेंट आर मोर प्रोडक्टिव than the cash because they earn revenue in the form of interest and dividend। समझ आ गई? क्योंकि अगर आपने 1 लाख है आपके पास पड़ा हुआ है, बैंक में ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो वो 1 लाख ही रह जाएगा ना। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें हफ्ता, 10 दिन या महीना, जितने भी दिन के लिए आपने शॉर्ट टर्म आपका कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, वो 2 या 3 मंथ भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, डे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको पैसा यानी कि चाहिए फौरन आप उनको क्या है सेल कर देते, तो उस केस में वो ये कह रहा है कि आप इंटरेस्ट है या डिविडेंड आप जब रिसीव करेंगे तो इट इज अ बेनिफिशियरी फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कंपनी के लिए, और नॉर्मल जो बिजनेस है दे शुड नीड मोर कैश देन इट हैज टू in its bank account and it can easily convert some of its investment back into the cash, ठीक है। और अगर जब भी बिजनेस को जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, इसी जो सिक्योरिटीज है उसको फौरन सेल कर देता है और वो अपना कैश जो है उसकी जरूरत पूरी कर लेता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसी चीज को समझाया गया है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें बाय फिगर्स। जी नॉर्मल हम बात कर रहे थे, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर है तो कहाँ से कैश आता है, कहाँ से, देखिए सिंपल सी बात है, सेल करते हो फिर कैश आता है, सेल अगर आपके पास डायरेक्टली कैश सेल हो रही है तो कैश आ जाएगा, या फिर क्रेडिट सेल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इज अ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से आपने क्या कलेक्शन की, और कलेक्शन के बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपका कैश में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, कैश आपके पास जब कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है बिहाफ ऑफ दिस कैश यू विल पे समथिंग, आप कैश पेमेंट करते हो ना, फिर आप क्या करते हो, अपनी करंट ऑब्लिगेशन उनको पे कर रहे होते हो। मैं यही बात कर रहे हैं हम कि यहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ हमने पैसा देना है, लेकिन आपके पास अगर इजाफी पैसा है तो फिर हम एक्सेस कैश इज इन्वेस्टेड इन टेम्परेरी इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। सिर्फ एक्सेस कैश जो है वो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है, और जब चाहें इस इन्वेस्टमेंट को हम सोल्व कर देते हैं और कैश की जरूरत को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है बताना था, और बाकी रहेगी बात कि जो सिंपल आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो अब आपको पता होना चाहिए। 3 किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एक तो यही कैश, और उसके बाद जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनको आप मार्केटेबल सिक्योरिटी का नाम दे रहे हैं, और तीसरी बात क्या है आपके पास, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो आगे जो हमारा मेन पर्पज है इस चैप्टर का वो यही है कि ये जो तीनों आपके टाइप ऑफ एसेट हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, हाउ वी कैन रिपोर्ट इन अ बैलेंस शीट। देखें जी, कैश जो है वो बिल्कुल जो फेस वैल्यू है, जो अमाउंट कैश की है आपके बैंक अकाउंट में आपके पास हैंड है, बाय हैंड है, तो वही हमने बैलेंस शीट में जो है बतानी होती है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें, इसमें ऑब्वियसली बात है फेयर मार्केट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसके बिहाफ पे हम जो है क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, देखें अगर आपने 100 का आज शेयर परचेज किया और एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या कर रहे हैं, आप वो 110 का हो जाता है, जो है वो 90 का आ जाता है, ज्यादा कम हो सकता है, तो उस वक्त जो प्राइस होगी हमने वही कैलकुलेट करनी होगी, इसको हम कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। और जो रिसीवेबल होता है, बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो हमें पैसे नहीं भी देते, भाग जाते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स हो गए, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इतने पैसे डूब गए जी, ठीक है, कंपनी के, तो वो क्रेडिट जो कि कस्टमर हमारे नहीं भी देते, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, नेट रियलाइज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम एनुअली बेसिस पे नेट रियलाइज वैल्यू निकालते हैं कि यार कितने कस्टमर है जिन्होंने जबरदस्ती डिस्काउंट लिया या वो अब पैसे नहीं दे रहे, क्या जो भी मामला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट रियलाइज वैल्यू, ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारा जो है वीडियो जो 1 थी यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है इसकी जो कैश है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक हो गया क्लास। अल्लाह हाफिज।